नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में बारिश कम होते ही चारधाम यात्रा की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बीते 31 जुलाई को केदार घाटी में हुई आपदा के बाद केदारनाथ की यात्रा फिर से रोज मार्गों के अंदर यहां पर किस तरह से चल रही है, यानी कि ये राजमार्गों में पैदल रास्ता होने से शुरू हो गई है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बारिश कम होने के कारण भारी संख्या में लोग चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं। सरकार और बद्री केदार समिति ने तैयारियों को पूरा कर लिया है। बताते चले कि चारधाम यात्रा में भी अभी तक 38 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और इससे पहले भी बारिश और आपदा के कारण चारधाम यात्रा को रोका गया था, लेकिन सरकार ने केदार घाटी आपदा को नियंत्रण करने के लिए यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जिसके बाद यात्रा फिर से चलने लगी है। और यही कारण है कि चारधाम यात्रा यहां आप देखिए किस तरह से फिर से शुरू हो गई है। चारधाम देखने के लिए यात्री पूरे उत्साह और आस्था से पहुंच रहे हैं। मानसून का असर थोड़ा कम हुआ तो जो हमारे चारधाम यात्रा है उसने तेजी पकड़ दी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से और प्रदेश सरकार के स्तर से यात्री सुविधाओं को लेकर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी थी वो सुनिश्चित कर ली गई है और हमारे जो अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, जो विभिन्न यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई एजेंसियां, उनके जो उच्चाधिकारी हैं लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। वहाँ जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है वो की जा रही है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निरंतर यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है और बीच बीच में जब कई बार वर्षा हो जा रही है उसके कारण से मार्ग बाधित हो रहे हैं तो तत्काल बाधित मार्गों को खोल दिया जा रहा है और अन्य भी प्रयास है कि जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बताते चले कि आज मानक ब्यूरो यहां देहरादून में बहादुराबाद सर्कल स्थित एक होटल में मानक महोत्सव का आयोजन किया गया और महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बताया कि मानक ब्यूरो ने जो पहल की है वह उपभोक्ताओं के लिए अहम और कारगर होगी। वहीं यहां वाइस अध्यक्ष जो कि अजय जैन है, उन्होंने कहा कि आज 200 से भी ज्यादा औद्योगिक इकाइयों ने मानक महोत्सव में भाग लिया है और हमें लगता है कि मानकों के अनुरूप कार्य करके आप देश के हितों में भी योगदान दे सकते हैं और बेहतर विकास कर सकते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके कुशल नेतृत्व में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी, उनका ये अथक प्रयास रहता है कि जितने भी गवर्नमेंट के विभाग हैं, जो भी औद्योगिकरण के सरलीकरण में सहायक हो सकते हैं, वो द्वार पे जाएं, इंडस्ट्री के द्वार पे जाएं। और सिडकुल इंडस्ट्री का द्वार है और यहाँ आकर के विभिन्न विभाग, जब से उनकी नेतृत्व में बड़े बड़े उच्चाधिकारी यहाँ आते हैं, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। सभी लोग यहाँ आते हैं और हमारे अनेकों समस्याओं का निराकरण हो जाता है, जो कई बार पोर्टल पे हम डाल देते हैं, सिंगल विंडो पे डाल देते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन होने में आप भी मानेंगे कि ज्यादा एक फायदा रहता है। तो अनेक विभागों के कार्यक्रम होते हैं। उसी श्रृंखला में आज भारतीय मानक ब्यूरो ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी कार्यशाला रखी है। आगामी 14 तारीख में एक बहुत बड़ी कार्यशाला देहरादून में भी होने जा रही है। इससे पहले रुद्रपुर में भारतीय मानक ब्यूरो एक, देखिए मानक, जब हम मानक की बात करते हैं तो मानक तो हमारे जीवन में जब से आदमी पैदा होता है तब से आ जाते हैं। हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ कुछ मानक होते हैं। हम पढ़ने जाते हैं कॉलेजेस में, वहाँ भी मानक होते हैं। तो मानकों के अनुकूल जीवन चलना चाहिए, एक उद्यमी के रूप में मेरा ये मानना है। तो उन्हीं सब चीज़ों को विकसित करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, आज करीब 150 से 200 इंडस्ट्रीज का यहाँ प्रतिभागिता हुई है। तो एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ आदरणीय सौरभ तिवारी जी के नेतृत्व में, जो कि निदेशक हैं, यहाँ आयोजित हुआ है और हम इंडस्ट्री वाले इसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। विकसित होता भारत है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो भारतीय मानक ब्यूरो भी कुछ नया अगर लाना चाहता है, मेरे ख्याल से या आपका नया वो है, तो उसमें आम जन को भी पता चले और हमारा जो ये समस्त समाज है उससे जुड़ने का मन बनाए। हर एक नई चीज शुरुआत में गलतफहमियां भी पैदा करती है और एक भय भी रहता है कि ये पता नहीं कैसा होगा, और विशेष रूप से हमारे औद्योगिक जगत को तो लगता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक विकास पर कोई फर्क पड़े। तो उस सब को हम सबको समझा सकें, इसीलिए आज ये भारतीय मानक ब्यूरो की बैठक है और उसमें अच्छी तरह से सभी को इससे अवगत कराया गया है और सभी के सहयोग से बहुत जल्द ये
हमारे दैनिक दिनचर्या में आ जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो की और कार्य करेगा। मैं डॉक्टर मनोज शिवपुरी, ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि मानक जो है वो ही तय करते हैं कि हमारी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और अगर क्वालिटी अच्छी है तभी कहीं पे भी किसी भी देश की जो सभ्यता है वो विकास की ओर बढ़ती है। क्योंकि आजकल स्टैंडर्ड का हर इंसान के अंदर इतना अधिक हो गया है, और जैसे कि आजकल आप वायरल वीडियो देखते हो, कितना हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड गिर रहे हैं, इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। एक कस्टमर जो अवेयर होता है तभी गुणवत्ता की ओर उसकी कंप्लेन जाती है, तभी हम गुणवत्ता की तरफ जाते हैं। तो आज का जो BIS का ये कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, और हमारा प्रयास है कि हम पूरे सिद्धपुर में, पूरे उत्तराखंड में एक मानक जो है वो स्टैंडर्ड मानक पूर्ण रूप से लागू करवाएं। और जो छोटी मोटी धांधलीबाजी हो रही है, आप देखते होंगे कि कहीं पर पकड़े जाते हैं कि ये दिखाया कुछ और जा रहा था, बन रहा है कुछ और, इस पर हम कड़ी कार्यवाही करना चाहते हैं, और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपेक्षा करते हैं कि हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है, और आगे भी रेखा आर्या जी के साथ मिलकर हम इसी में कार्यवाही करते रहें, और उत्तराखंड को पूर्ण रूप से एक मानक के अंतर्गत BIS कंट्रोल के अंतर्गत एक स्टैंडर्ड कायम कर सके, और अच्छी से अच्छी वस्तुओं का निर्माण कर उपभोक्ताओं को प्रदान कर सके। ब्यूरो जो कि भारतवर्ष का राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है, निरंतर मानक संवर्धन, मानक निर्माण के क्षेत्र में कार्य करता रहा है, और अभी आगामी 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाएगा। उस उपलक्ष्य में जो देहरादून शाखा कार्यालय है भारतीय मानक ब्यूरो का, उसने उत्तरदायित्व लिया है कि जो भी हमारे हितधारक हैं, चाहे वो औद्योगिक इकाइयों के हों, चाहे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे एक आम उपभोक्ता भी हो, उनको इसकी उपयोगिता के बारे में जागरूक करें, और निरंतर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें मानक कैसे योगदान दे सकते हैं और हम अपने पर्सनल कैपेसिटी में कैसे योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, हमारे जीवन का हर पहलू, हर क्षेत्र में मानक जुड़े हुए हैं, तो जो एक आम उपभोक्ता है उसको ये आज समझना होगा कि कोई भी उपभोक्ता का वो सेवन करे, किसी भी सेवाओं को वो ले या किसी भी व्यवस्था से वो जुड़े, वहाँ पे मानक निहित है, और उसको ये समझकर उसके बाद उसका अनुपालन करना है, जिससे कि उनके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो। देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम है, जब 1986 में आया था, उसी समय जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की भी नींव डाली गई थी। तो कहीं न कहीं जो भारतीय मानक ब्यूरो है, वो औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के विषयों को पुरजोर तरीके से उठाता रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की ये अब जिम्मेदारी भी है कि वो गुणवत्ता से कोई समझौता ना करे और मानकों को अपने जीवन में उतार ले। जिला अस्पताल को गंगोत्री विधायकों की सहायता से 4 नई डायलिसिस मशीनें मिल गई हैं। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि गरीब परिवारों की मदद करना अत्यंत आवश्यक है, जो अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा पाते, जिन्हें अपने उपचार के लिए देहरादून, ऋषिकेश जाना पड़ता है। विधायक ने कहा कि मैंने अपनी विधायक निधि, सांसद निधि और 4 नई मशीनों को खरीदने के लिए 76.50 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिससे डॉक्टरों को लोगों की सहायता करना आसान होगा। साल से चल रहे थे, लेकिन आज 4 मशीनें हमारे विधिवत रूप से और उद्घाटन कर दिया है। अभी हमारी 6 की 6 मशीनें जो है टीवी क्लिनिक के ऊपर जो नया हमारा डायलिसिस का जो सेंटर बना उसमें चालू हो गई है। जो माननीय विधायक ने इसका जो उद्घाटन कर दिया है। इसमें प्राथमिकता हमारी ये है कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन पहले से जो हो रखे हैं उसी सीरियल में जो है हम जो है करेंगे। अगर कोई कभी ऐसा होगा, कोई किसी मरीज को जिसको बहुत अत्यधिक दिक्कत हो रही तो उसमें जो है सभी लोगों के माध्यम से भी बात को विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी हमने जो है हम 3 गुनी क्षमता हमारी हो गई है, तो इस बात की बहुत खुशी कि हमारे जितने मरीज करते हैं उससे हम 3 गुना मरीजों को अब हम सुविधा यही अपने जो है घर बैठे उनको लोगों को मिल जाएगी, जिससे मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि आम जनमानव को जो लोग इससे प्रभावित हुए तो उनको बहुत राहत मिलेगी। और इसकी जो है मैं सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आप लोगों का भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है यहाँ पे हमारे डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन हुआ है माननीय विधायक जी द्वारा, और इस पे हमारी जो है स्थानीय जनता को और जिले प्रदेश की हमारी जितनी जनता सबको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इससे पहले इलाज के लिए देहरादून भागना पड़ता था, दिल्ली भागना पड़ता था। अब जो है पहले मशीन 2 यहाँ पे थी, हमारे पास 4 मशीन अब और आ चुकी है, और इससे जनता को बहुत सहूलियत मिलेगी। इसमें हम सभी समस्त जनता यहाँ पे विधायक जी का धन्यवाद करना चाहिए। प्रयास से यहाँ पे जो है ये शुरुआत हुई है। यहाँ पर जब मैं शुरू में स्टार्टिंग में विधायक बना था तब मुझे पता चला, क्योंकि मेरा गरीब लोगों के प्रति बड़ा वो रहता है, और मैं झोली ग्रांट
इंद्रियस हॉस्पिटल जब जगह जगह गया तो लोग साल 1.5 साल भर से कमरा बाहर लेकर डायलिसिस करा रहे थे, और लोग जब अपनी व्यथा सुनाते थे कि हमने अपने खेत खलियान सोना गहना सब बेच दिया, हमारी स्थिति उत्तरकाशी में डायलिसिस पिलाओ, तो मुझे भी इसके बारे में इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ माँ गंगा की कृपा, भगवान की कृपा, मंगला माता जी से, भोले महाराज जी से, हंस फाउंडेशन के तमाम लोगों से मिला और उन्होंने मुझे उस समय विश्वास दिलाया। और फिर अचानक उनका जो है वो गंगोत्री यात्रा पे आए, उस समय मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने शुरू में मुझे 2 डायलिसिस मशीन, जिसको लगभग 2 साल हो चुके हैं, और 4 डायलिसिस मशीन, जब मैं लगातार मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लोग रोते थे, तो 4 डायलिसिस मशीन हमको मिली। और उसके लिए फिर जो हमारे उस समय तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे, उनसे हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के हमारे सीनियर सेमू साहब, सब हम मिलकर कि कैसे डायलिसिस मशीन का, तो यहाँ पर जो ये भवन की जो छत खाली थी कि इसके ऊपर कैसे बनाया जाए, कहाँ से पैसा आएगा, तो हम सबने एक प्रयास किया। तो जिला प्लान, विधायक निधि और हमारी जो सांसद, उनसे भी लिया 15 लाख उनसे, 10 लाख मेरे से, और जिला प्लान से मैंने लगभग करके 76 लाख रुपए के लगभग 76 लाख रुपए के लगभग ये भवन जो है डायलिसिस के लिए तैयार कराया गया। लोगों को बहुत ज्यादा सब्र था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हंस फाउंडेशन का, माता मंगला जी का, भोले महाराज जी का, कि उन्होंने वास्तव में सीमांत जनपद है और यहाँ के गरीबों की वो पीड़ा, जो बेचारा डायलिसिस के लिए देहरादून नहीं जा पाता था, दम तोड़ता था, तो पूरी हमारी स्वास्थ्य की टीम और हमारी जो RWD की जो हमारे यहाँ पर जो अभी हमारे अच्छासी अभियंता है, इन्होंने भी पूरी इसमें रुचि दिखाई और आज बनकर ये इसका जो है शुभारंभ किया गया। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि पूज्य माता मंगला जी का, कि वास्तव में अभी ये 6 हैं और 4 और मिलेंगे। जिस तरह से हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा मरीज हैं तो 10 की स्ट्रेंथ यहाँ पर हुई, तो इस तरह से लगातार कई लोग भ्रांतियां फैलाते हैं। तो हमारी पूरी टीम इस समय लगी हुई कि हमारी जो उत्तरकाशी जनपद की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्योंकि एकमात्र जिला चिकित्सालय, इसकी जो है कैसे स्वास्थ्य सेवाएं जो अच्छी की जाए, तो लगातार हमारे पास लगभग 30-32 डॉक्टर इस समय है। लेकिन मैं जानता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो नहीं मिल पा रहे हैं। गैनो है या सर्जन है, एक गैनी और एक सर्जन से हम काम चला रहे हैं। तो लगातार लग रहे हैं। MRI मशीन यहाँ पर नहीं, अन्य कई इक्विपमेंट जो है नए आगे, उनके भी अभी उद्घाटन होंगे। लेकिन जैसे MRI मशीन का था 18 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को चलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि साल भर के अंदर जो है वो भी उम्मीद है कि वो जल्दी जो है वो मशीन भी यहाँ पर पहुंचेगी। हमारा जो हमारे तो आज की दौड़, यहाँ जो दौड़ भाग वाली जीवन शैली है, इसमें जैविक उत्पादों का क्या महत्व है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 4 अक्टूबर को देहरादून में बन्नू ग्राउंड में 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। प्रदर्शनी में पूरे भारत के करीब 10 राज्यों से आई हुई जैविक और आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने वाली विभिन्न कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रतिभा कर यहाँ आप देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं, जो न केवल अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को सेमिनार के माध्यम से नए रिसर्च के बारे में जानकारी भी देंगे, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के छात्रों के भविष्य के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। सरकारें अपना काम निश्चित रूप से कर रही हैं। सरकार का काम क्या है? पॉलिसी बनाना, व्यवस्था तैयार करना और उस विधायी व्यवस्था को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर से जन जन तक पहुंचाना। मैंने बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूं कि अगर सारा काम सरकारें कर चुकी होती तो जने कब देश विकसित हो जाता। जब तक हमारे आप जैसे लोग इस व्यवस्था को संभालने के लिए स्वच्छ मनोभाव से नहीं आगे आएंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं होगा। और जिस दिन जो चीज़ें समाज ने स्वीकार करी, उन चीज़ों में आप देखेंगे नैसर्गिक रूप से क्रांतिकारी उनका बदलाव हुआ। तो वास्तविकता क्या है कि समाज में जो एक कहीं ना कहीं एक ऐसी अपील है कि बच्चा पढ़ने के बाद वो अपने उद्योग के लिए कम प्रेरित होता है। वो कहता है कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। हमारा मुख्य काम क्या है? हमारा मुख्य काम क्या है कि उस बेटे और बेटी को कहीं ना कहीं उद्यमिता के साथ में जोड़ा जाए। अगर वो उद्यमी बन गया तो हमारा सपना पूरा हो गया।
आज उत्तराखंड के आगे आने वाले समय का स्वर्णकाल क्या हो रहा है कि हमारी कुछ दिनों में कर्णप्रयाग तक रेल लाइन जा रही है। आप दुनिया का इतिहास उठा के देखें, किसी कालखंड में देखें कि जहां पे रेल गई है उसके पीछे पीछे विकास गया है। लक्सर में ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को किसानों ने यहां पर बताया कि लोकतंत्र पर पुलिस का ये प्रहार है और बीती 30 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ताओं ने लक्सर में किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। और राष्ट्रीय प्रवक्ता आप देखिए किस तरह से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रवक्ता, महासचिव, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ लक्सर पुलिस ने सड़क जाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसको लेकर किसानों ने कहा कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई निराधार थी और पुलिस ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर आरोप लगाया और पुलिस को भयभीत कर किसानों की आवाज को दबाने का भी आरोप लगा दिया। मूल उद्देश्य ये है कि एक तो लक्सर में पहली बार आया हूँ ज्वाइन करने के बाद से, तो मैंने कहा बिना बताए एक बार ब्लॉक में और तहसील में चलते हैं, अभी तहसील तो मैं इसके बाद जाऊँगा। तो मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ के लोग सतर्क हैं कि नहीं हैं, जो योजनाएं ब्लॉक में चल रही हैं उनका सही तरीके से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग समय से उपस्थित आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, योजनाओं की सम्यक जानकारी इनको है कि नहीं है, उसका सम्यक पर्यवेक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सारे बिंदुओं पर हमने यहाँ जो BDO साहब हैं और इनके जो स्टाफ हैं, ADO साहिबान हैं, सब लोगों से बात की है और एक समीक्षा की है। वैसे तो समीक्षा अपने कार्यालय में हम करते हैं, लेकिन ये है कि कभी ब्लॉक में जा करके और इन लोगों के साथ में मौके पर देख के समीक्षा करने का उद्देश्य था, इसलिए मैं इस ब्लॉक में। सर, लक्सर सरकारी कार्यक्षेत्र है कि मनरेगा? पहली बात तो कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति को 10 बजे उपस्थित होना है। मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ जिला मुख्यालय पर भी और तहसीलों में, ब्लॉकों में भी, और किसी को भी विलम्ब से आने का किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। पूरे टाइम समय से आप कार्यालय में रहें और काम करें, और समय के बाद रुके रहना भी अच्छी बात नहीं है। जो नियत समय है उस समय पे आएँ और समय पे कार्य करके जाएँ, और इसी के लिए समय समय पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है मुख्यालय पर भी और ब्लॉकों में, तहसीलों में भी अधिकारियों के माध्यम से हम निरीक्षण करवा रहे हैं, विद्यालयों का भी करवा रहे हैं। अभी बाकी जो अन्य सरकारी संस्थान हैं, सरकारी सिस्टम, सभी का हम निरीक्षण धीरे धीरे करके करवाएंगे, तो सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग समय से कार्यालय पहुँचें और जनहित में सदैव उपलब्ध रहें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कार्यालय में पब्लिक के लिए उपलब्ध रहें। ये 30 सितंबर 2024 को भारतीय किसान यूनियन क्रांति के द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जो रैली प्रदर्शन किया गया है, वो बिल्कुल उचित मांगों को लेकर के किया गया है और हमारी रैली प्रदर्शन बिल्कुल सुसंगत तरीके से अनुशासन के साथ हुई है। पुलिस प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा था रैली में, उसकी वीडियोग्राफीज हमारे पास है। ये जो हमारे ऊपर मुकदमा किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये बिल्कुल अनर्गल है, निराधार है, इसके कोई तथ्य प्रमाण नहीं है। यदि उत्तराखंड सरकार के सानिध्य में उत्तराखंड पुलिस प्रशासन भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सदस्य को दबाना चाहती है, तो उत्तराखंड पुलिस की बहुत बड़ी भूल है। किसान कभी कमजोर नहीं था, न मजदूर कमजोर था। भारतीय संविधान के अनुयायी रहे हैं किसान मजदूर, और भारतीय किसान यूनियन क्रांति भारतीय संविधान के अनुयायिता में किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और जिस प्रकार उत्तराखंड पुलिस ने ये हमारे ऊपर मुकदमे की बात कही है, ये बिल्कुल निराधार है, अनर्गल है। लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया गया ये वाक्य, जय जवान जय किसान के नारे को उत्तराखंड पुलिस धूमिल करने का काम कर रही है। और यदि उत्तराखंड पुलिस हमारे साथ इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम करेगी, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जल्द ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जेल भरो आंदोलन चलेगा। इसी के साथ जय जवान जय किसान। इतनी ही मजबूती के साथ इनके साथ लड़ेगी। और पुलिस प्रशासन भी अगर सीधा सीधा लड़ना चाह तो किसान इन तो सीधा सीधा ही अब लड़ेगा। ये जय जवान जय किसान का नारा जो सरकार के और उसके उसमें आकर खराब करना चाह रहे, तो भाई करो, किसान लड़ेगा मजबूती के साथ। जेल भरो आंदोलन जल्दी ही हम शुरू करेंगे। कहावत है किसानों की, एक नारा है कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, तो वो बिल्कुल इन्होंने साबित कर दिया। और अभी कुछ समय पहले भी RTO के यहाँ धरना प्रदर्शन किसानों ने संगठन ने किया था, वहाँ भी इन्होंने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। तो उत्तराखंड की सरकार है वो फिलहाल हरिद्वार जिले की आवाज़ को, उनके किसानों की आवाज़ को दबाना चाह रही, जिसमें पुलिस को आगे कर रही। पुलिस सिर्फ यहाँ की आवाज़ दबाने के लिए, इन किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस को आगे कर दिया, जिससे डर जा किसान और अपनी मांगे ना मांग सके। नहीं तो हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र कहीं कोई जाम नहीं लगा सड़क पर,
कोई जाम नहीं लगा, बिल्कुल पुलिस साथ थी, पुलिस आगे आगे चल रही थी, बराबर में रास्ता खाली था। और एसडीएम साहब आए वहाँ, एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया, तो एसडीएम को भी मुकदमा होना चाहिए क्योंकि एसडीएम भी वहाँ 20 मिनट हमारे साथ बैठे। तो सबसे पहले तो एसडीएम के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जब एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया और वो 15 मिनट हमारे साथ वहाँ रुके, तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं तो उन्हें तो हमें कहीं खुली जगह में बुलाना था, वहाँ हमारा ज्ञापन लेते, वो भी तो उसी सड़क पर ही आए। तो कहीं कोई जाम नहीं लगा, ये सिर्फ डराने के लिए ये अंग्रेजी शासन लग गया। हरिद्वार जिले में अंग्रेजों की तरह डरा कर और दबा कर राज करना चाह रहे, ये किसी कीमत में विकास सिंह सैनी तो होने नहीं देगा। भारतीय किसान यूनियन क्रांति, हमारे एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जल्दी ही, आज ये जो मीटिंग हम लोगों ने की, जल्दी हम जेल भरो आंदोलन। भाई जब ये हमें बाहर तो रहने नहीं देने के, क्योंकि हम तो घूसखोरी इनकी ये देख लो, हर महीने 1-2 पटवारी रिश्वत लेते हुए तहसीलों में पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ तो इन पर कुछ हो नहीं रहा। चोरी डकैती इतनी हो रही, घर पर कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ सुनार तक बेचारे बाजारों में बैठे, उन्हें दिन में ही लुटते जा रहे हैं, उनके खिलाफ तो इन पर कुछ हो नहीं रहा। ये किसान बच रहे, इनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज कर रहे। तो भाई सीधी बात है, जल्दी विकास सिंह सैनी तो जेल जाएगा और जेल में ही रहेगा। अब जब इन्हें जब हमें बोलने ही नहीं देना, यहाँ उत्तराखंड में बोलने की भी और अपनी मांग भी मांगने के लिए जब स्वतंत्र नहीं है, तो लोकतंत्र पर भी ये इनका करारा प्रहार है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के कार्यकर्ता पदाधिकारियों मुकदमा दर्ज करना लोकतंत्र पर पुलिस का सीधा प्रहार है। लोकतंत्र खत्म करना चाह रही बिल्कुल। और भारतीय किसान यूनियन क्रांति, और सबसे पहले जल्दी ही मैं डेट की घोषणा करूंगा और मैं जेल भरो आंदोलन जल्दी हम शुरू करेंगे। जेल में ही रहेंगे सब किसान, है डंगर है, ट्रैक्टर है, उन सब को लेकर हम जेल में ही पहुंचेंगे जल्दी। ये अपना घास घूस का इंतजाम कर ले, क्या उनके जो चारे हैं, जो डंगर है हमारे, सब हम जेल में ही रहेंगे, पर दबने वाले नहीं है। विकास सिंह सैनी की आवाज दबने वाली नहीं है। गणेश पूजा के बाद किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने नवनियुक्त कला केंद्र द्वारा यहां किच्छा में आयोजित रामलीला का उद्घाटन फीता काटकर किया और विधायक तिलकराज बेहड़ को इस अवसर पर नवनियुक्त कला केंद्र के अध्यक्ष ओम अग्रवाल ने भगवान श्री राम का चित्र भेंट कर उनका स्वागत किया। रामलीला कमेटी को शुभकामनाएं देते हुए यहां मंचन से लोगों को आदर्श जीवन जीने की सीख मिलती है, इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही। भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर बुराई को दूर किया जा सकता है और अच्छाई पर जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन समाज का आप देखिए अच्छाई के साथ किस तरह से भला होगा, इस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा। श्री राम की लीला इन दिनों में प्रारंभ होती है और ये त्यौहार जो है हमारा भगवान श्री राम का आदर्श रामलीला को हम लोग करते हैं, मंचन करते हैं कि यहाँ के कलाकार ये अच्छाई और बुराई पे है। भगवान श्री राम ने बुराई का अंत करने के लिए जन्म लिया और रावण को का जिस तरह से अत्याचार था, रावण को उन्होंने वध किया, मारा, इसीलिए हमारा त्यौहार बना है। हम लोग दिवाली मनाते हैं जब अयोध्या लौट कर भगवान श्री राम वापस आते हैं, तो ये इसकी हमारे लिए एक आदर्श है। हर वर्ष ये रामलीला होती है, हर वर्ष होती रहेगी। तो इसका यहाँ शुभारम्भ हुआ है, उद्घाटन किया, शुभारम्भ हुआ है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कमेटी को, समाज के लोगों को, सबको भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलें, उससे सीखें, बुराइयाँ खत्म करें और अच्छाइयों की ओर चलें। मुख्य सचिव श्रीमती राता रतूड़ी ने यहां महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रदेश भर में 4 अक्टूबर से अगले 15 दिन तक अभियान चलाकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत गर्भवती महिलाओं, निर्माण स्थलों में काम करने वाली गर्भवती महिला, श्रमिकों और घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीएस ने सचिव शहरी विकास को यहां शहरी निकाय में कार्यरत जो क्रमिक हैं उनका विशेषकर काम करने की जरूरत पर बल दिया गया है। बताते चलें कि इस संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए। हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने लश्कर पहुंचकर कई कार्यकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिससे सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जब से वह पद पर आए हैं और आज पहली बार निरीक्षण करने पहुंचे हैं, उनका कहना था कि निरीक्षण का एकमात्र उद्देश्य ये है कि अधिकारी सतर्क हैं या नहीं, ये देखना है और उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। मैं जांच को सुबह 11 बजे गया था। आज इनकी जो शिकायत थी, मैं वहां पर गया देखने, लगभग
30 योजनाओं को मैंने देखा और 30 में से सीसी रोड कुछ छोड़ के बाकी सब गलत पाई गई, क्योंकि उनके मस्टोल अब जारी हो रहे हैं, वो पूर्व में उनके द्वारा बना दी गई थी, वो गलत है, अवैध, उनकी वसूली की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि उसके भाई कमरुद्दीन द्वारा ग्राम प्रधान कार्य किया जा रहा है। फखरुद्दीन वहां पे ग्राम प्रधान है ब्लॉक में, अभी का मैंने उसको देखा नहीं कभी, तो फिलहाल तो वही आ रहे हैं कमरुद्दीन जी। कैसे होनी चाहिए इसके बारे में जिला पंचायत राज अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा ग्रामवासियों द्वारा कि इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जबकि असली प्रधान फखरुद्दीन। वीडियो साहब अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, उन्होंने जितनी जांच की, किसी जांच को जब जांच मैंने शिकायत की थी उस मेरी शिकायतें सच पाई गई। कोई मजदूर वहाँ कम से कम 5-6 महीने से कोई कार्य नहीं कर रहा, जबकि लगातार काफी दिनों से मेरे गांव में 117 मजदूर दर्शाए गए हैं जो ग्राम सेवक, उसके द्वारा कोई काम नहीं हुआ। और इन्होंने सड़कें चेक करी तो सड़कें भी कोई सड़कें बनी हुई नहीं पाई गई, नई सड़कें। और तालाब की भूमि में भी जो मैंने 3 सड़कें बताई थी वो सड़कें इनके द्वारा पाई गई हैं। और मेरे यहाँ एक नाला दर्शाया गया जिस पर कार्य प्रधान जी के द्वारा दिखाया गया, कोई प्रधान के द्वारा उसके नाले पर कार्य पैसे निकाल लिए गए, जबकि उसका कोई किसी प्रकार का कार्य इस पर स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे द्वारा जो वीडियो साहब की शिकायत की थी, वीडियो साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि प्रधान के खिलाफ 420 के फर्जी मामले में मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा, मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अब देखते हैं क्या रिपोर्ट करते हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो मुझे डीएम साहब से मिलना पड़े, चाहे ऊपर हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। और इनके द्वारा अभी मुझको, मैं अभी फिर दोबारा मिला यहाँ से आगे, अभी इन्होंने ये कहा कि मैं इसको दंडात्मक कार्रवाई करूंगा। मेरे गांव के कमरुद्दीन जो प्रधान नहीं है, वो प्रधान का काम देख रहे हैं अपने भाई फखरुद्दीन का। फखरुद्दीन आज भी इनको गांव में नहीं मिला, आज भी कमरुद्दीन मिला। और पता नहीं मेरे ब्लॉक से मेरे सभी साथियों से ARTO ढालीपुर के द्वारा आज ई रिक्शा वाहन का यहाँ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 16 ई रिक्शा और 3 यहाँ इलीगल वाहन को सीज कर दिया गया है। ये इलीगल वाहन सीज किए गए हैं। बताते चले कि रिक्शा में आधी सवारी बैठाकर ले जाने और अन्य कर्मी पाए जाने पर यहाँ जो खामियां हैं, ये कमियां गिनाई गई थी, जिसमें इस वाहन में जो कमियां हैं वो जब पाई गई हैं तो वहीं पर मोटरसाइकिल को काट कर रिक्शा बनाकर परिवहन ये करते हुए पाए जाने के बाद इलीगल वाहनों को सीज कर दिया गया। कार्य कर रहे हैं, इसमें हमको कुछ ई रिक्शाएँ गुड्स कार्य करती नज़र आ रही है, जो पैसेंजर ई रिक्शा है। तो लगभग हमने 16 ई रिक्शा बंद किया है और कुछ जुगाड़ वाहन थे जो इलीगल वाहन है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए JK24/7 न्यूज़ के साथ।